गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आशीष है और मैं एक अखबार से जुड़ा हूँ जिसका नाम है नई पत्रवार्ता। हम आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी हम इसे अपडेट करते ही हैं। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे जो बड़ा फेस्टिवल का जो पूरा सीज़न था वो ख़त्म हुआ है। दशहरा, दिवाली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, छठ और बड़े जो फेस्टिवल होते हैं आमतौर पर भारत में वो ख़त्म हो चुके हैं। अब बड़े फेस्टिवल जब ख़त्म हो जाते हैं अपने देश में तो एक और फेस्टिवल है जिसे हम लोगों ने बना रखा है चुनाव, वो भी शुरू है। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कुछ जगह वोटिंग हो गए हैं, दिसंबर में काउंटिंग भी होगी और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने अपने सुर है। हम जीतेंगे, तुम जीतोगे, हम जीतेंगे, तुम जीतोगे, हमने ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह, ये सब चलते रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात ज़रूर मैं साझा करना चाहूँगा और वो ये है कि भारत की पत्रकारिता अब किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में जाएगी। आने वाले कई सालों में अगर आप एक खाका खींचो तो क्या हमारे देश की पत्रकारिता कहाँ जाएगी? आखिर कहीं तो उसका कोई एक बिंदु होगा, क्योंकि केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। कोविड का एक दौर हुआ है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस बंद हो चुके हैं और ज़्यादातर जो संस्करण है अखबारों के वो अब ऑनलाइन हो गए हैं, पीडीएफ हो गए हैं, डिजिटल संस्करण हो गए हैं। और इन सब के बीच में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा जो चर्चा में है पूरी दुनिया में, विमर्श के तौर पर उभरा है, उसकी बड़ी बात हो रही है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर देश के उपराष्ट्रपति प्रदीप धनखड़ जी ने भी एक कार्यक्रम जो दिल्ली में हुआ था उसमें मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर एक सेमिनार या गोष्ठी कही, उस पर लंबी एक बातचीत हुई और सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे जो चैनल्स के न्यूज़ रूम में थे वहाँ एंकर सब नहीं रह गए हैं, वहाँ तो रोबोट आ गए हैं। और अपने देश की जो पत्रकारिता रही है जिसमें कई बार, मैं कहूँगा ज़्यादातर बार, आपको ऐसी खबरें या ऐसी चीज़ों को देखने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा या पढ़ने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा जिसका समाज से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता है। एक खास वर्ग, पता नहीं है। और सबसे बड़ा जो विमर्श इस देश का है वो विमर्श है जाति का विमर्श। आप कुछ भी कह ले, कुछ भी समझ ले या कोई भी तर्क या कुतर्क कर ले, जाति इस देश का सबसे बड़ा सच है। और जिस दिन जाति पर सही तरीके से विमर्श होगा, गंभीर विमर्श होगा, उसे ख़त्म करने की कोशिश होगी, तो आप तमाम जो इस देश के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी, चाहे वो सरकारी हो या निजी, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको बदली हुई नजर आएंगी। लेकिन मेरा जो मूल सवाल है वो है आपसे पत्रकारिता पर। मैं निश्चित तौर पर चिंतित हूँ। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैंने पत्रकारिता को जिया है, मैंने समझा है, अभी और समझना है। अभी भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे आसपास होती है लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ उसे। समझना पड़ेगा हमें। लेकिन हमें पत्रकारिता के अंदर निश्चित तौर पर बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। खबरों का चयन, खबरों का संकलन, क्या दिखाना है, क्या लिखना है, ये तो लग रहा है कि अजीब सा माहौल बना रखा है। अब आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। जो टीम लगातार अच्छा खेल रही थी वो फाइनल में हार जाती है और उसके बाद देखिए मीडिया ने जो माहौल बना दिया, पता नहीं लगता दुनिया हमारी उजड़ गई या दुनिया फना हो गई, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, इसके बाद कोई मैच नहीं होगा, इसके बाद कोई वर्ल्ड ही कप नहीं होगा। देखिए ये जो प्रेशर बिल्डअप होता है ये सबसे ख़राब है। उसके बाद जो कमेंटेटर्स और जो उसके बाद जो चैनल्स पर जो लंबी चौड़ी जो वाहियात बहसें होती हैं, अजब तरीके से बहस होती है भाई, समझ में नहीं आता है। नॉन एक्सपर्ट्स लोग आके क्रिकेट की तमाम बातों में बात कर रहे हैं, ऐसा खेलो, वो खेलो, वगैरह वगैरह। तो भारत की पत्रकारिता को एक नई दिशा की भी अब ज़रूरत है। वो दिशा वो होगी जिसमें सभी वर्गों को लेकर चलने की बात हो। अब तो मीडिया
मीडिया का देखिए, मेन एक मीडिया के जो मीडिया के विद्यार्थी है या मीडिया को समझते हैं वो हमेशा एक सबसे हमेशा दो चार होते हैं, और वो ये है मेन स्ट्रीम मीडिया, हिंदी में मुख्य धारा की पत्रकारिता। और देश में मुख्य धारा की जब पत्रकारिता की बात होगी तो उस आपको दिल्ली की ओर रुख करना होगा। दिल्ली, वही चैनल्स, वही अखबार, ऑब्वियसली वो देश की राजधानी है। तो अगर दिल्ली में अगर निर्भया जैसा मामला होगा तो उसे दिखाने के तरीके भी अलग होंगे। एक उदाहरण मैं कह रहा हूँ। तो अब इस देश के अंदर एक जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमें बताया गया था कि वैकल्पिक पत्रकारिता, ऑप्शनल जर्नलिज्म की भी आवश्यकता है। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स है, तो देखिए जो बहुत इनके कंटेंट बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कई बार इतनी बढ़िया तरीके से किसी भी समस्या को या किसी भी प्रोग्रेसिव चीज़ को इस तरह से रखते हैं कि आप निश्चित तौर पर आपसे प्रभावित होते हैं। लेकिन क्या वो जर्नलिस्ट है? आपको तय करना पड़ेगा जर्नलिस्ट कौन होगा, जर्नलिस्ट के लिए क्या खाका होगा, जर्नलिस्ट के लिए कौन से किस तरह के आयाम होंगे। आजकल तो अब जैसे चुनाव हो रहे हैं और फिर जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो आप देखिएगा कि बहुत सारे राज्यों से अचानक से सोशल मीडिया पर आपको फलाना चैनल ज्वाइन के लिए उसके लोगो, कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आ जाएंगे। मतलब जैसे शब्द होता है ना कि कुकुर मुत्ते की तरह एकदम अचानक से चैनल उग आते हैं। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, आप जुड़ जाइए। लोग ले लेते, लोगो लेने के बाद तो फिर तो हम जो जर्नलिस्ट हैं, और अगर हम जर्नलिस्ट हैं तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या सवाल पूछेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले गया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। हमारे एक सीनियर हैं, उनके सहयोग से वहाँ जाना हुआ। तो वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की जो आवास है गोदावरी पर, वहाँ गया था मैं। तो उनके जो पुत्र हैं संतोष मांझी जी, पूर्व मंत्री, उन्होंने प्रेस वार्ता किया। मैं आश्चर्य में था। 200, लगभग 100 से 200 लोगों की संख्या थी भाई साहब, आप सोचो। और जब आप विधानसभा का अगर आपने सत्र देखा होगा, शीतकालीन सत्र जो भी 6 से 10 नवंबर को ख़त्म हुआ है, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री ने जो प्रजनन पर जो उन्होंने जो बात कही, जो एक्चुअल में जिस बात को गलत तरीके से अब पेश कर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी बहुत गहरा कटाक्ष किया। क्यों किया ये नीतीश जी ही जानते हैं, लेकिन उसे जीतन राम मांझी जी ने बहुत भुनाया भी। इसको दलित अस्मिता से जोड़ दिया गया, इसके खिलाफ पार्टी प्रदर्शन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि देखिए क्या हो रहा है। तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं वहाँ आश्चर्य में था कि वहाँ एक भी जो रिपोर्टर्स जो पहुँचे थे, जिसमें तथाकथित रिपोर्टर्स भी थे, समझे। अब वो लोग सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, मतलब दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू राइज अ क्वेश्चन, व्हाट दे हैव टू आस्क। मुझे हमें ये भी नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कौन बैठा है। मतलब आजकल एक ट्रेंड नहीं चल गया है कि मतलब अगर आपके सामने कोई मंत्री बैठा है, भले वो पूर्व मंत्री हो, तो कम से कम आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप सवाल तो तार्किक पूछोगे ही। आपके पास सवाल ही नहीं होते हैं। हमें अपना चेहरा दिखाने का, भाई देखो अब हम एक पत्रकार हैं। हम सुबह उठेंगे, गाड़ी में किक मारेंगे, प्रेस का लोगो लगा रहेगा, और गाड़ी जाकर डीएम साहब का ऑफिस वहाँ से रोक देंगे, या किसी पान की टपरी पर जाएंगे, वहाँ सिगरेट पियेंगे, बोलेंगे उफ द लाइफ इज़ वेरी चेंज यार, यू नो भारत बहुत बदल गया है। क्या होगा पता नहीं, ऐसी पत्रकारिता कर रहे लोग, समझ नहीं आता है। आप उनसे पूछो पत्रकारिता का मतलब क्या है, तो उन्हें ये भी नहीं पता है। उन्हें आप ये भी नहीं बताने की कोशिश कर सकते हो कि एक्चुअली देश में पत्रकारिता की नींव क्यों पड़ी।
तो मैं ये सोच रहा तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस रहा था, मुझे निश्चित तौर पर। तो हम और हमारे एक सीनियर है जो गया के वरिष्ठ पत्रकार है श्रीकांत जी, एएनआई वाले, उन्होंने ही दो तीन सवाल क्वेश्चन रेज हुए, बाकी तो समझ में नहीं आता है क्यों। और देखिए ये ही इन्हीं लोगों की वजह से इसमें मीडिया के तमाम महारथी भी शामिल है, जिन लोगों ने मीडिया में हमेशा एक दायरा रखा कि भाई देखो तुमसे बात ही नहीं करना है, मैं फलना अखबार का ब्यूरो हूँ, मैं फलना अखबार का एडिटर हूँ, मैं फलना अखबार का चीफ सिटी रिपोर्टर हूँ, मैं फलना अखबार का या अगर मैं सीनियर हो गया हूँ तो भाई मुझे बात ही नहीं करना है। मतलब ये कुछ इस तरह से बात है। मैं छोटी सा एक उदाहरण देता हूँ आपको कि अगर आप अखबार के अंदर एक बहुत छोटी सी बहस है, अब इसको आप ईगो भी कह सकते हो कि अगर कोई रिपोर्टर डीएम ऑफिस को देखता है, जिला पदाधिकारी ऑफिस को देखता है और किसी दिन छुट्टी पर चला जाए और उसकी जगह कोई दूसरा रिपोर्टर डीएम ऑफिस से बात कर ले, तो जो रिपोर्टर जो प्रॉपर देखता है ना उसके लिए आन की बात हो जाएगी। अगर आप वो रिपोर्टर से बताएगा ना कि भाई देखो कल आप छुट्टी पर नहीं थे और कल आप छुट्टी पर नहीं थे तो मैंने उनसे बात कर ली, यहाँ ये हुआ, तो आप वो महसूस कराएगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब उसके पास सारी जानकारी है, मतलब वो छुट्टी पर भी है ना तो वो बेचैन है, एकदम अजब तरीके का बेचैनी है भाई। तो मुझे अब हंसी आती है भाई साहब इन सब चीज़ों पर, क्यों ऐसा करना है। अब ये घटना हो गई, अब कल एनआईए जो है ना, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने बिहार के कैमूर, औरंगाबाद गए और कई जिलों में छापेमारी की है, गिरफ्तारियां की हैं, बहुत सारे सामान जब्त किया है और वो सीपीआई माओइस्ट की गतिविधियों को लेकर सब उनका एक अपना कैंपेन, मतलब कैंपेन नहीं, उनका एक उन्होंने कार्रवाई की। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, अजब तरीके की बात हो रही है। खबरों की हेडिंग भी समझ में नहीं आती है भाई, क्या लिखना है। और फिर मैं आपको और एक पत्रकारिता की एक चीज़ बताता हूँ। अभी लखीसराय में जिस दिन छठ का अंतिम अर्घ जिस दिन दिया गया, सोमवार को, पंजाबी कॉलोनी में एक पंडित जी के परिवार के साथ हादसा होता है। उसी परिवार की एक लड़की ज्योति कुमारी, जो एक अनुसूचित जाति के लड़के से प्रेम करती थी, आशीष चौधरी, मेरा भी नाम आशीष, उसका नाम भी आशीष चौधरी है वो, ठीक है। उससे प्रेम करती है, दोनों भाग के शादी कर लेते हैं जब वो नाबालिग थे, है ना, शादी कर लेते हैं और दोनों के बीच इवन शादी कर लेते हैं, बहुत सारे फोटोज़ है, मंगलसूत्र पहनती हैं, वो तमाम चीज़ें करती हैं जो एक पत्नी करती है। लेकिन फिर दोनों के बीच विवाद होता है, विवाद की वजह है जाति। परिवार एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, भाई हम तो ऊंचे कुल के हैं, ऐसा कुल है जो शुद्ध कुल है और हाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। और नतीजा इसको मीडिया ने, आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो ब्राह्मण वर्सेस दलित, कई पार्टियों के नेता पहुंच गए, बीजेपी के लोग भी पहुंच गए हैं, कि जंगल राज हो गया। मुझे उसमें सबसे आश्चर्य तब हुआ कि उसमें कहा गया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। अब जरा ये बताओ कि अभी मैं यहाँ बैठ के आपके सामने लाइव दे रहा हूँ, लाइव, अब मुझे आगे कोई गोली मार देगा तो इसमें नीतीश कुमार कहाँ से फॉल्ट हो गया? नीतीश कुमार छोड़ दीजिए, सरकार कहाँ से फॉल्ट हो गई या प्रशासन कहाँ से फॉल्ट हो जाएगी, ये मुझे बताइए। तो ये जो बना के रखिएगा ना, हायरार्की बना के रखिएगा, ये सबसे खराब है। उस घटना में भी आप देखोगे तो मीडिया की रिपोर्टिंग समझ नहीं आ रही है ना, रिपोर्टिंग आपको समझ नहीं आ रही है। फाइनली पुलिस ने, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जो लोग घायल हैं, और पुलिस ने उस आरोपी का स्केच, उसकी फ़ोटो भी आजकल फेसबुक को आपको सब कुछ मिल जाता है, जारी कर दिया है और इनाम भी रख दिया। लेकिन मीडिया की रिपोर्टिंग पूरी बायस्ड है। यही बायसनेस मैं जब पढ़ाई कर रहा था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में, 2007-9 का मैं वहाँ का विद्यार्थी था, तो मैं दिल्ली गया था, उसमें पढ़ाई कर रहा था और ठीक उसी समय दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। सॉरी, निर्भया कांड नहीं, आपको आरुषि तलवार मर्डर केस, जिसमें मीडिया हमेशा सीख लेगी कि हाई प्रोफाइल मामला है, वो भी बहुत बायस्ड रिपोर्टिंग हुई है भाई साहब। निर्भया कांड में भी आपको बायस्ड रिपोर्टिंग देखने को मिलेगी।
भवरी देवी का मामला हो, बहुत सारे से मामले हैं। ये जो बायसनेस नहीं है, एक्चुअली बायसनेस नहीं है, ये जाति का वो दंभ बोध है जो मीडिया के अंदर बैठे हुए जातिवादी लोग नहीं हटाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही दुनिया है। अब आप देख लो देख लो सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने अपने प्रदर्शन से सेलेक्टर्स का भी ध्यान खींचा और वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। ठीक है, अब पूरे सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। तो जाति जो है ना, जिसको जो सबसे वाइटल है इस देश में, जाति ही मतलब एक तरह से इस देश का अगर मैं कहूँ ना तो मेन फूड है तो जाति है। भाई देखिए, हर जाति की अपनी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है, उसका अपना एक दायरा है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है ना। लेकिन आपको जब देश के मसले पर सोचना है तो जाति के मसलों को बहुत गंभीरता से उसका अध्ययन करना पड़ेगा और उसे हटाना पड़ेगा। अब बिहार में देख लो आप, जब बिहार में सरकार ने नौकरियों में आरक्षण का दायरा 65% कर दिया और जो सामान्य वर्ग के लिए जो पहले से जो निर्धारित किया गया था 10%, उसको भी जोड़ लो तो 75% हो गया। कितना बवंडर हो गया। और जब बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी तो सभी लोगों की भौहें तन गई है। जो जाति आपके घर में हर दिन बात होती है, आप ऑफिस जाते हो, बाथरूम में रहते हो, कहीं भी जाते हो, वहाँ बात करते हो, उसके लिए सार्वजनिक होना क्या, सार्वजनिक शब्द ही हमको समझ नहीं आता है। किसी भी सरकार को तो ये करना ही है। इस पर क्या होगा नहीं होगा ये अलग विमर्श का है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन सबको जब दिखाने का, ऑन एयर करने का है ना, या उस पर लिखने की जब बात होती है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही इस दिमाग को उस जाति के दायरे से मुक्त करना होगा और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? अगर मैं ये खुद से सवाल पूछूं तो मेरे पास इस जवाब होगा बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर कहीं मुझे विमर्श में शामिल कर दिया जाए तो मैं एक चश्मा पहन लूँगा, एक पेन रख लूँगा, बोलेंगे नो, आई थिंक देयर शुड बी चेंज इन इंडिया एंड द कास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ बोलेंगे, हमको अगर हमको कोई बड़ा मंच मिल जाता है, जबकि रियलिटी में, सच्चाई में मैं घोर जातिवादी हूँ। यही होता है ना, मुझे भी अपनी जाति पर अभिमान है, होना चाहिए। कोई मैं बाहर से मंगल ग्रह से आया हुआ आदमी तो हूँ नहीं, तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन हमें तय करना पड़ेगा कि अगर आप एक पत्रकार हैं, अगर आप यूट्यूब पत्रकार भी हैं, अगर आपको लगता है कि आप सोशल चेंजेस कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पत्रकारिता के नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा। समझना है तो निश्चित तौर पर आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। कहीं न कहीं आपको लीक से हटकर अब काम करने की ज़रूरत है। पत्रकारिता व्यवसाय बन चुका है, इसे स्वीकार करने में समय लगाया गया। अखबारों के अंदर इस व्यवसाय को स्वीकार कराने में अखबारों के जो स्थानीय संपादक होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। या आपका जो पूरा कोर्स का पैटर्न भी है ना, उसमें भी आपको सिर्फ सोशल चेंजेस, सामाजिक बदलाव, रेवोल्यूशन जैसी बातें का एक पूरा एकदम बंच भरा हुआ है। जैसे कि आप पत्रकारिता अगर कोर्स कर लिए हो, जैसे ही निकलोगे ना और एक खबर लिखोगे, बदलाव हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी बात हो गई, बहुत सारी बातें हुई है। पत्रकारिता गंभीर विषय है। ये कोई पैपाराज़ी वाला कल्चर नहीं है जो बॉम्बे वाला है कि वो कोई जा रही है तो उसका हमने उसका स्नैप ले लिया और फिर उसे कुछ कलरफुल इमेजेस के साथ, इफेक्ट्स के साथ डाल के सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़ा लिए, रील्स बढ़ा लिए। आपको तय करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि तय करने के लिए किसी भी समय की ज़रूरत नहीं है। आप तय कर लीजिए इसको। दिल्ली की मीडिया तो अब भरोसेमंद नहीं है, पहले भी नहीं थी।
वहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोग लाख कुछ कह दे, वो विशुद्ध रूप से उन्होंने अपने आप को सेल आउट कर दिया। सेल आउट कर रहा हूँ, सेल कर नहीं दिया है। और वो शायद पहले भी करना चाहते थे, मौका नहीं मिला था। तो बाजार खुला हुआ है, कपड़े बिक रहे हैं, खबरें बिक रही हैं, बिकते रहेंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रभावित होंगे, मेरी आलोचना करेंगे, मुझे गाली देंगे, मुझे जो भी कहना है वो कह सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता हमेशा से गंभीर विषय है। और मुझे लगता है गंभीर चीज़ें ही समाज को, वो चाहे अपना स्टेट बिहार हो या देश हो, उसमें बदलाव ला सकता है। वरना फिर आप देखते रहिए वही नेताओं के सड़े गले भाषण, ये होगा ये होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, फिर कुछ बातें होंगी, ठीक है। तो एक बार फिर से आपने मुझे देखा सुना, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।